Yes, children, this is second part of communicable diseases, that is cleanliness and prevention of diseases, your chapter 3rd. Firstly, we have known about the communicable diseases and the diseases spread by mosquitoes, and then I have told you about the diseases spread by house flies. And now we know that there are many microorganisms which spread the diseases. So now we are going to know about the diseases spread by microorganisms. Many diseases are caused by various kinds of germs like bacteria, virus, protozoa and fungi. These germs are so small that they cannot be seen by the naked eyes. These are called microorganisms. बहुत सारी डिसीजेज ऐसी होती हैं जो कि ऐसे जर्म्स से स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, जिन्हें कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। ये जर्म्स इतने छोटे होते हैं, दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आइज। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप या इसके हम इन्हें नहीं देख सकते, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इनको क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल, इन हॉट स्प्रिंग्स एंड इवन इन द ह्यूमन बॉडी। ये हमारे चारों तरफ होते हैं। किस किस में होते हैं? एयर में होते हैं, वाटर में होते हैं, सॉइल में होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स यानी जो झरने शावर होते हैं उसमें भी होते हैं, और हमारी बॉडी में भी होते हैं। हर जगह ये होते हैं। Some of these can cause communicable diseases. अब इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिसीज़ेस को स्प्रेड करने का काम करते हैं। Communicable diseases इनकी वजह से होती हैं। The diseases caused by microorganisms can get transmitted through many ways. We need to take certain precautions in order to avoid getting sick and keep healthy. अब ये जो डिसीज़ेस होती हैं, इनसे बचाव के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हमें अपने आप को बीमार होने से बचाने के लिए और हेल्दी रखने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। नाउ देयर इज़ वन knowledgeable thing. What is? If we take a handful of soil from the garden, we will be holding hundreds of different kind of microbes. In a single teaspoon of soil, there will be 1 crore bacteria, 1.25 lakh fungi and 25,000 algae. देखा आपने कि कितने होते हैं? हम कुछ भी चीज़ टच कर रहे हैं, सो देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दैट, वी कैन नॉट सी दैम, हमें वो दिखते नहीं हैं। हम वेजिटेबल्स लाते हैं, सो देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दैट ऑल्सो, सॉइल में, एयर में, वाटर में, हर एक में। जैसे अब इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है कि अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं, नीचे से ज़मीन में से उठाते हैं, गार्डन में से, तो उसमें कितने होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। जैसे एक मुट्ठी में 8 टीस्पून ऑफ सॉइल, एक चाय की चम्मच में कितने आ जाते हैं? 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1.25 लाख फंगाई, 25,000 एल्गी। तो अब आप सोच सकते हो कि हर जगह कितने होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रिपरेशन ऑफ ORS इज ऑल्सो गिवन देयर, जिसे आप घर में भी बना सकते हैं। व्हाट इज़ इट? 1 liter of clean boiled water, add 1 small spoon of salt and 4 small spoon of sugar. Add a few drops of lemon to it. This solution can be given to the patient in short intervals. Patient should be taken to consult a doctor. जब भी किसी को लूज मोशन या डेसेंट्री हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? वॉमिटिंग, लूज मोशन हो रहा है तो हमें इस चीज़ को देना चाहिए, इस वाटर को। तो उसमें 1 स्पून सॉल्ट, 4 स्पून शुगर, और इसमें किस में? बॉयल किया हुआ जो वाटर है, बॉयल करके कूल किया हुआ उसमें, तो उसमें ये सब, और एक लेमन की कुछ ड्रॉप्स डालकर उसे मिक्स करके और इसे थोड़ी थोड़ी देर पर उसे पेशेंट को पिलाते रहना चाहिए। बट वी शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दे दिया तो हम उसको आगे कुछ डॉक्टर को ना दिखाएं, नॉट लाइक दैट। नाउ डिसीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू मैनी वेज। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज़ कॉज होती है वो कैसे फैलती है? जैसे अब देखो, डिसीज़ कॉज लाइक मीजल्स, कंजक्टिवाइटिस, चिकन पॉक्स, ये 3 डिसीजेस, ये टच करने से, डायरेक्ट कांटेक्ट विद सिक पर्सन। अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में उस पर्सन के नहीं आ रहे हैं
यानी उसके क्लोथ्स को, उसके फूड आइटम्स को, उसके यूज़ किए वाले कोम्ब और दूसरी चीज़ों को, इफ़ वी आर नॉट टचिंग दोज थिंग्स देन वी आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड. देखा, इफ़ विल नॉट टच इट, अगर हम उसे छुएंगे तो हमें ये बीमारी हो सकती है. सो व्हाट prevention we have to take, what precautions we have to take? Avoid coming in contact with the infected person or touching anything used by him like towel, utensils, etc. डायरेक्ट कांटेक्ट में उस पर्सन से नहीं आना है, उसे आइसोलेशन में रखना है, उससे दूर रहना है, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे, और दूसरे उसके द्वारा छुई हुई किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है. सो दैट इज़ द वे टू कीप प्रिवेंट. और अगर आप टच करते हैं तो डायरेक्टली फटाफट हाथ क्लीन कीजिए सोप से एंड क्लीन वॉश दैम अगेन एंड अगेन, अगर आप उसके टच में आ रहे हैं, कभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहे. नाउ नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, वूपिंग कफ, खांसी, सर्दी, स्नो, कोल्ड, फ्लू, ये जो चीज़ें होती हैं, दे स्प्रेड बाय एयर. ये किससे फैलती हैं? एयर. बाय स्नीजिंग, कफिंग और स्पीटिंग. अगर उसने थूका है तो उससे भी हवा में फैलेंगे जर्म्स. अगर उसने कफ स्पिट किया है तो भी, अगर उसने स्नीजिंग की है दैन ऑल्सो द जर्म्स विल स्प्रेड इन एयर. और अगर हम सामने हो खड़े होकर उससे बात कर रहे हैं और उसके मुंह से जर्म्स निकल रहे हैं दैन ऑल्सो अफेक्टेड. सो व्हाट वी हैव टू डू? कवर योर माउथ व्हेन यू कफ और स्नीज. अगर आप पेशेंट हैं तो आप जब भी कफ कर खांसते हैं या छींकते हैं तो आपको क्या करना है? माउथ को कवर करना है विथ योर हैंडकर्चिफ. डू नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस. और ओपन प्लेस में कभी भी थूकना नहीं है, बिकॉज यू आर स्प्रेडिंग द जर्म्स इन एयर. डायरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफाइड. अब ये सारी किससे होती हैं? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से. सो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, बिकॉज ऑफ इट दीज आर स्प्रेड. अब किस तरह से देखा आपने? वाटर, द वेस्टर, ज़्यादातर हम कहीं जाते हैं, पानी वो मंगाते हैं, ज़्यादा ग्लास लाना है, दे पुट ब्रिंग इट लाइक दिस. तो इस तरह से उनके अगर नेल्स में या हाथों में कोई जर्म्स हैं तो वो उस वाटर में चले जाते हैं. अगर हमने खाना इन्फेक्टेड जो है फ्लाइज से, वो अगर खा लिया दैन ऑल्सो. क्लीन योर हैंड्स बिफोर यू ईट, वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर यू यूज़ द टॉयलेट. तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? हाथों को अच्छे से धोना है और वॉश योर हैंड्स विथ सोप, साबुन से हाथों को भी साफ़ करना है टॉयलेट जाने के बाद. एंड बॉयल और फिल्टर योर ड्रिंकिंग वाटर. पानी जो पीने का है उसे भी अच्छे से बॉयल करके यूज़ करना है. नेक्स्ट वन इज़ मलेरिया एंड डेंगू. मलेरिया और डेंगू अगर होता है, ये किससे होता है? मॉस्किटो से. सो इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई, इनकी वजह से ये होता है. तो हमें हिट का यूज़ करना है. सबको मालूम है कि किस तरह से हम मॉस्किटोज़ और फ्लाइज को उससे मार सकते हैं. कीप योर सराउंडिंग क्लीन. स्प्रे इंसेक्टिसाइड लाइक DDT इन एंड अराउंड योर हाउस. हमारे घर में और आसपास में भी हमें इंसेक्टिसाइड और DDT का यूज़ करना चाहिए. इंसेक्टिसाइड जो DDT भी है उसका एक एग्जाम्पल. वी शुड स्प्रेड इन आवर एंड अराउंड आवर हाउसेस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस डिसीजेस, बचाने के लिए. नेक्स्ट, कीपिंग गुड हेल्थ. अब ये सब तो हो गया भाई, किस तरह से फैलते हैं, क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन से फैलते हैं. अब नाउ हाउ वी कैन कीप अवर सेल्फ सेफ. हम कैसे रख सकते हैं? हाउ वी कैन कीप अवर हेल्थ गुड. सो टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिसीजेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग. कम्युनिकेबल डिसीजेस को फैलने से बचाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरी है? that we should prevent microorganisms should be prevented from breeding and spreading. उनका जो ब्रीडिंग यानी जो नई जनरेशन डेवलप हो रही है, जो उनके एग्स डेवलप हो रहे हैं या जो उनका अगला डेवलप हो रहे हैं, जो सेम ब्रीड, उसे डेवलप ना होना दिया जाए और उन्हें फैलने ना दिया जाए. दिस कैन बी डन ईजीली बाय कीपिंग गुड पर्सनल हाइजीन एंड मेंटेनिंग क्लीन सराउंडिंग. अब ये हम कैसे कर सकते हैं? हमारी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें एंड अलॉन्ग विथ इट, और उसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखें, हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें. दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इट. सो देयर आर सम स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो. फर्स्ट इज़ अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ फूड. कंटामिनेटेड फूड को मतलब फूड खराब ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है. सो हाउ वी विल डू इट? When food is left
in the open for a long time, germs start growing in on it and cause contamination of food. अगर हम काफ़ी समय तक खाने को खुला बाहर छोड़ते हैं तो जर्म्स उसमें डेवलप होने लग जाते हैं एंड दे कंटामिनेट द फूड. चाहे वो फ्लाइज आ जाएं उसके ऊपर, मॉस्किटोज बैठ जाए, और कोई भी नहीं है तो हवा में जर्म्स आकर उसको भी कंटामिनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, डू नॉट डिस्पोज ऑफ गार्बेज. गार्बेज को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना, ओपन में गार्बेज को डिस्पोज नहीं करना. So do not dispose of garbage around water sources. Also do not wash clothes near water sources. Water bodies के आसपास कपड़े नहीं धोना, नहाना नहीं. We should not bathe there. We should not wash our animals there, or we should not wash our clothes there, because वो जो गंदा पानी है वो water bodies में जाकर उसे contaminate करता है. Next, trim your nails. Personal hygiene. As the dirt under your nails may carry germs, when food is cooked or served with dirty hands, germs can get transmitted. अब क्योंकि नेल्स में के अंदर अगर नेल बड़े हैं और उसके अंदर जर्म्स हैं, तो जैसे ही हम खाना कुक कर रहे हैं या सर्व कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, हमारे नेल्स के जो जर्म्स हैं वो खाने में टच होकर दूसरे हेल्दी पर्सन को जाकर ट्रांसमिट हो सकते हैं. नेक्स्ट, मेंटेन हाइजीन. टेक बाथ एंड वियर क्लीन क्लोथ्स एवरी डे. डेली हमें नहाना चाहिए और क्लीन क्लोथ्स पहनना चाहिए. स्प्रिंकल केरोसिन और डिसइंफेक्टेंट इन पूल्स ऑफ कलेक्टेड वाटर इन योर हाउस एंड नेबरहुड. दिस विल नॉट अलाउ ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो. अब मॉस्किटोज की ब्रीडिंग रोकने के लिए DDT, दूसरा इंसेक्टिसाइड, केरोसिन, इनका यूज़ करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए इनको वाटर बॉडीज़ में जो है वो हमारे घर के आसपास हों या और हमारे दूसरे सराउंडिंग्स में जहाँ जंगली घास वगैरह ग्रो हो जाती है, एम्प्टी प्लॉट्स में जहाँ गार्बेज है, देयर ऑल्सो वी शुड स्प्रे दिस इंसेक्टिसाइड, जिससे कि इन मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग रुक जाए. अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन. बीमार पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना. डू नॉट शेयर पर्सनल आइटम्स लाइक टॉयल, बेडशीट एट्सेट्रा विद द पेशेंट. किसी भी पेशेंट के साथ में अपनी टॉयल, बेडशीट वगैरह को शेयर, यूटेंसिल्स इनको शेयर नहीं करना. सेकेंड, वैक्सीनेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. हर छोटे चाइल्ड को बचपन में बहुत सारे वैक्सीन्स लगते हैं. जो ऐसे डिसीज़ेज़ हैं जो कि ऐसे डेली उसमें क्योर नहीं हो सकती हैं, उनके लिए बचपन में ही उन्हें वैक्सीन्स दिए जाते हैं. एंटीबॉडीज़ उनके बॉडी में डेवलप की जाती हैं. वैक्सीन इज़ अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम काजिंग डिसीजेज बाय डेवलपिंग बॉडी इम्यूनिटी. बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाकर उन किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है, सो दैट दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट डिसीज़ विल नॉट अफेक्ट दैट पर्सन. वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीज़. बहुत ही इफेक्टिव मेथड है आज के समय में और शुरू से इस चीज़ के लिए जो कि कम्युनिकेबल डिसीज़ को स्प्रेड. जैसे अभी आपने सुना होगा कि कोविड-19 का वैक्सीन के लिए भी सारी कंट्रीज़ लगी हुई हैं टू सर्च अ वैक्सीन ऑफ कोविड-19, जिससे वो वैक्सीन जिसको लग जाएगा उसे फ्यूचर में कभी भी कोरोना नहीं होगा. सो इट हैपन्स लाइक दैट. तो ये क्या होता है हमारी बॉडी में जो वैक्सीन्स होते हैं, जो सेम डिसीज़ के वीक जो जर्म्स होते हैं उन्हें एक तरह से वैक्सीनेट किया जाता है, बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, सो दैट द बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट दोज जर्म्स. और उन जर्म्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट बॉडी अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है. एंड व्हेन द टाइम हैपन्स कि अगर दोबारा कभी फ्यूचर में वो डिसीज़ उस पर अटैक करती है तो बॉडी का जो मेमोरी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो व्हाट हैपन्स कि वो मेमोरी सिस्टम उसे याद दिलाता है कि अरे इसके जर्म्स तो पहले भी मेरे पास आए थे और हमने इसकी एंटीबॉडीज़ डेवलप की थी. तो वो फटाफट क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं उस जर्म्स को मारने के लिए, और इस तरह से वो पर्सन को वो डिसीज़ नहीं हो पाती, उसकी इम्यूनिटी उसे बचा लेती है. सो द बॉडी प्रोड्यूसेस सम सब्सटेंस दैट कैन फाइट अगेंस्ट दीज जर्म्स. और इस तरह से दिस प्रोसेस रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैक्सीन टू बी इंजेक्टेड इन अ हेल्दी बॉडी. तो ये क्या प्रोसेस में क्या होता है कि डिसीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें वैक्सीन के थ्रू हमारे, या वैक्सीन जिसे कहा जाता है, उसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है
बॉडी प्रोड्यूसेस सम सब्सटेंस और बॉडी एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है इनके अगेंस्ट, जो कि उसमें फ्यूचर में उन टर्म्स से बचाता है. द प्रोटेक्टिव सब्सटेंस देन रिमेन इन द बॉडी टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक. और जो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस वैक्सीन के थ्रू बॉडी में आया वो बॉडी में ही बना रहता है. कब तक? जब भी कोई बाहरी जर्म अगेन सेम डिसीज़ का जर्म उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो जो बॉडी डेवलप करती है इम्यूनिटी उस डिसीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि उसके पास तो पहले से हैं एंटीबॉडीज़, तो वो उससे अटैक करके उस डिसीज़ को ख़त्म कर देती है. वैक्सीन्स फॉर डिसीजेस लाइक टेटनस, पोलियो, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड, मीजल्स एट्सेट्रा आर ईजिली अवेलेबल इन ऑल हॉस्पिटल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. ये सारे आपने सुने होंगे. ये व्हेन अ चाइल्ड इज़ अप टू 2.5 years, उस समय तक ये सारे वैक्सीन उसे मैक्सिमम लगा दिए जाते हैं, सो दैट इट डेवलप्स द इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिसीजेस. नाउ वन मोर थिंग. चलिए भाई, पहले तो हमने सराउंडिंग और सैनिटेशन की और हाइजीन की बात की, फिर हमने वैक्सीनेशन की बात की कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए. अब आया एक्सरसाइज. वाई एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी? That is also a part of keeping us healthy. Exercise makes our body strong and healthy. Regular exercise develops your muscles and increases stamina. Regular exercise हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है. मसल्स हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था. हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और हमारा स्टेमिना बढ़ाती है. मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी, उनको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है और हमारा स्टेमिना बढ़ाती है. इट मेक्स योर हार्ट बीट फास्टर, thereby improving blood circulation in the body. और एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी हार्ट बीट जो है वो भी फास्ट होती है, और जितनी फास्ट होगी मतलब पंपिंग उतना ज़्यादा ब्लड का, और पंपिंग ज़्यादा होगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी. स्विमिंग, साइकिलिंग एंड जॉगिंग आर सम गुड एक्सरसाइजेस फॉर चिल्ड्रन. अब ये कैसी हैं? इन सब कामों को करने में क्या होता है, हम जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे हार्ट बीट बढ़ती है, हमारा सर्कुलेशन बढ़ता है, एंड दैट कीप्स अस हेल्दी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेस्ट. अब भाई ये वैक्सीनेशन हो गया, हाइजीन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, अब रेस्ट भी ज़रूरी है फॉर द बॉडी. रेस्ट आफ्टर प्लेइंग एंड वर्किंग द होल डे, योर बॉडी नीड्स रेस्ट. दिन भर काम करने, खेलने, एक्सरसाइज करने के बाद क्या ज़रूरी है? रेस्ट भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. A good 8 hours of sleep helps the body to refresh itself. 8 hours की sleep children के लिए बहुत necessary है, 8 to 10 hours, so that they should refresh themselves. उनकी body की immunity बनी रहे, उनकी strength बनी रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो proper rest भी लें. A healthy strong body is the best prevention against diseases. Thus eating a balanced diet, exercising and rest will help you to study and play well. तो हेल्दी स्ट्रॉन्ग बॉडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? किसी भी डिसीज़ से अपने आप को बचाने के लिए. इम्यूनिटी अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, हाइजीन अच्छा होगा, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, रेस्ट करें, सो व्हाट विल हैपन, दैट विल कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड हेल्प यू टू स्टडी एंड प्ले वेल. और अच्छे खेलने और पढ़ाई के लिए भी ज़रूरी है. सो दैट इज़ द explanation of your video, explanation of your third chapter, that is cleanliness and prevention of diseases. Okay, goodbye till next video.